वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक सुपर फील गुड मूवी। कहानी की हीरोइन की छोटी बहन को एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीरोइन की लाइफ में आए दिन क्या क्या होता है वो सारी चीजें वो रोज अपनी बहन को सुनाया करती है, क्योंकि छोटी बहन अपनी बीमारी की वजह से बाहर घूम फिर नहीं सकती। एक दिन उसकी प्यारी सी बहन का देहांत हो जाता है दोस्तों। बहन के अचानक चले जाने से वो टूट जाती है, पर इसके बाद वो अपनी तसल्ली के लिए पहले की तरह ही अपनी बहन के नंबर पर वॉइस मेल्स भेजती रहती है। मतलब होता ये कि ऐसा करने से उसको ये फील होता है कि मेरी बहन अभी भी मेरे साथ है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसकी बहन का नंबर अब एक लड़के को मिला हुआ है और वॉइस मेल्स के जरिए अपनी हीरोइन की फीलिंग्स, उसके थॉट्स जानकर वो लड़का उससे प्यार करने लग जाता है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये बहुत ही गुड फील तरीके से 5 स्टार रेट वाले तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। चलिए स्वागत आपका, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दो बहनों को दिखाते हैं, दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्यार है। मतलब बड़ी बहन का नाम है जिल, यही है दोस्तों अपनी कहानी की हीरोइन। छोटी का नाम है इजाबेल। जिल इजाबेल की बहुत ज्यादा केयर करती है। वैसे इजाबेल को सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसको मजबूरन घर पे ही रहना पड़ता है। मतलब वो स्कूल भी नहीं जा पाती, लेकिन जिल रोज स्कूल जाती है और हर दिन लौटकर वो उस दिन की हुई सारी इंटरेस्टिंग बातें अपनी बहन इजाबेल के साथ शेयर करती है। उसे मतलब हर तरह से एंटरटेन करके खुश रखने की कोशिश करती है। और आज ना किसी लड़के ने जिल की बहन के बारे में स्कूल में कुछ कह दिया था, तो जिल तो टूट पड़ी थी उस पर। इतना प्यार करती है जिल इजाबेल से, और कोई उसके बारे में बुरा बोल दे तो जिल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो जब जिल घर पे होती है तब दोनों बहनें मिलकर खूब मस्ती करती हैं। बचपन से दोस्तों जिल को कुकिंग में बहुत ही इंटरेस्ट है और वो बड़ी होकर एक फेमस शेफ बनना चाहती है। मतलब वो कहीं बाहर पार्टी में जाती है ना, तो हमेशा अपने मोबाइल फोन पर वहाँ के म्यूजिक को लाइव रिकॉर्ड करती है और फिर उस जगह के बारे में अपनी बहन को बताने लग जाती है, ताकि उसकी बहन को वहां होने का एक्सपीरियंस फील हो सके। तो इस तरह धीरे धीरे करके 7 साल बीत जाते हैं और अब साल है दोस्तों 2017। आज जिल का बर्थडे है, तो वो जल्दी में इजाबेल से बिना कहे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने चली जाती है। इजाबेल को यहाँ पर थोड़ी उदासी होती है कि एक तो दीदी ने मुझे बाय तक नहीं कहा और ऊपर से मुझे अकेला छोड़कर बाहर मजे कर रही है अपने दोस्तों के साथ। इसी बीच जिल को दिखाते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन अचानक उसको याद आता है कि अबे मैंने इजाबेल को तो बाय तक नहीं बोला। वो अपने बॉयफ्रेंड को वहीं पे छोड़कर तुरंत घर भागी आती है। आकर सबसे पहले वो इजाबेल से बार बार सॉरी कहती है और उसे बहुत ही प्यार से बात करती है। कहती है कि मेरे फ्रेंड से ज्यादा मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो इजाबेल, मैं तो तुम्हारे साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। अब यहाँ से सीन 2019 पे आ जाता है और जैसा जिल चाहती थी, वो सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में एक स्ट्रिक्ट हेड शेफ के नीचे एक ट्रेनी शेफ बन चुकी है। जिल का ड्रीम है दोस्तों एक बहुत ही बड़ी शेफ बनना और खुद का रेस्टोरेंट खोलना। वैसे जिल की बात वैसे करूं पर्सनल वाली, तो ऑनलाइन डेटिंग ऐप से वो किसी से मिली थी और आज उस लड़के से मिलने जाती है वो, लेकिन वो लड़का उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। इस बारे में भी वो अपनी बहन इजाबेल को कॉल करके बता देती है। इन बहनों के बीच दूरियां तो हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी फोन के जरिए इनकी रोज बातें होती हैं। जिल अपनी लाइफ में होती हुई हर बात इजाबेल के साथ शेयर ना कर ले तो उसको नींद नहीं आती, ऐसा होता है। मतलब हर बात बतानी है अपनी बहन को, और अगर इजाबेल फोन नहीं भी उठाती है ना, तो जिल उसको वॉइस मेल के जरिए सारी चीजें सेंड कर देती है। अब एक दिन की बात है, इजाबेल बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरा लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा। तो यहाँ पर जिल घबरा जाती है और कहती है कि मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रही हूँ। इजाबेल कहती नहीं नहीं, तुम जल्दबाजी मत करो, मम्मी और पापा हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपने काम पे फोकस रखो, अपनी शेफ की जो ट्रेनिंग है उस पे फोकस करो, कैसे भी करके तुम्हें टॉप शेफ बनना है ना। यहाँ पे दोस्तों जिल का दिल तो नहीं मानता, कहती कि मेरे लिए टॉप शेफ बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी सेहत। लेकिन इजाबेल तो जिद करती है कि नहीं नहीं, तुम आना मत, प्लीज अपना काम पे फोकस करो। तो जिल को उसकी बात माननी पड़ती है, पर अंदर ही अंदर उसको ये डर भी रहता है, यानी कि जिल को डर रहता है कि कहीं इजाबेल की जान को खतरा ना हो जाए। बहुत रोती भी है वो। वहाँ दोस्तों इजाबेल भी बहुत रोती है कि कहीं दीदी को देखे बगैर ही मेरी जान ना चले जाए। अगले सीन में जिल फिर एक डेट पे गई होती है और तभी फोन वाइब्रेट होता है। वो देखती है कि माँ ने 2 बार कॉल किया था और एक मैसेज भी भेजा हुआ है। वो समझ जाती है कि कुछ पक्का वैसा हुआ है, कुछ गलत सीन हो गया। तुरंत माँ को कॉल करती है, तो वो कहती बेटी तुम जल्दी घर आ जाओ। जिल तुरंत ही फ्लाइट से वापस चली जाती है दोस्तों, और वहाँ हॉस्पिटल में माँ कहती है कि बेटा इजाबेल का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया था। जिल को तब भी उम्मीद होती है कि ऑक्सीजन देने से वो ठीक हो जाएगी बेचारी, लेकिन तब माँ कहती नहीं बेटी बहुत देर हो चुकी है, अब इजाबेल अब नहीं रही। और जिल दोस्तों ये सेंटेंस की इजाबेल नहीं रही बर्दाश्त नहीं कर पाती बिल्कुल भी। पागलों की तरह हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ घूमने लग जाती है। उसके पेरेंट्स उसको हिम्मत देते हैं, क्या करते हैं यार। फ्यूनरल में जिल बहुत ज्यादा रोती है दोस्तों और कहती है कि इजाबेल के बिना मेरी लाइफ एकदम से सूनी हो जाएगी। लेकिन कुछ महीने बीत जाते हैं, दिखाते हैं कि जिल अब भी इजाबेल से जुड़ी यादों को भुला नहीं पाई है। उसने इजाबेल को जो वॉइस मेल्स भेजे थे उन्हीं को बार बार सुनने लग जाती है। इसी बीच वो एक मशीन की तरह रेस्टोरेंट में जाकर काम भी करती है। एक दिन शराब पीकर वो इजाबेल के नंबर पे वॉइस मेल भेजती है, जैसा कि वो मौत से पहले भेजा करती थी उसके, और वो वॉइस मेल पहुंच जाता है
ऑस्टिन शहर में रहने वाले वेस नाम के लड़के के पास, जिसको इजाबेल का नंबर असाइन किया गया है, यानी उसको इजाबेल का नंबर मिला होगा। अब नंबर पता है ना दोस्तों कैसे मिला, वो सिम उसने बंद कर दी होगी तो इसको मिल गया होगा नंबर। पहली बार जिल का ये वॉइस मेल सुनकर वो इसको कोई रॉन्ग नंबर समझकर इग्नोर कर देता है। दूसरी ओर जिल अपने साथ काम करने वाले स्कॉट नाम के शेफ के साथ डेट पे जाती है, और ये स्कॉट है ना एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। वो पूछता है कि तुम इतनी खोई खोई सी क्यों हो, तो जिल कहती है कि मैं अपनी बहन को खो चुकी हूँ और उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। तो स्कॉट उसको दिलासा देता है, फिर दोनों अपनी लाइफ की कुछ बातें शेयर करते हैं। डेट तो बड़ी अच्छी जा रही होती दोस्तों। दूसरी ओर वेस की बात कहें तो उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का किसी बात पे झगड़ा हो जाता है और फिर क्या, ब्रेकअप। वेस की एक बात है कि वो किसी भी लड़की के साथ 2 हफ्ते से ज्यादा बिता नहीं पाता। अगले दिन यहाँ पे स्कॉट फिर जिल को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जिल कहती है सॉरी मेरा मूड नहीं है, फिर कभी मेरा मन होगा तो बताऊंगी। दूसरी ओर वेस ऑफिस आता है। वो एक रियल एस्टेट एजेंट है दोस्तों। उसका एक हैकर दोस्त भी है ऑफिस में, जो कि दूसरी एजेंसीज के सिस्टम को हैक करके उनके क्लाइंट्स की लिस्ट निकालकर वेस को दे देता है, और फिर वेस उन क्लाइंट्स को जाके मिलता है और बड़ी आसानी से उन्हें प्रॉपर्टीज बेच देता है। यहाँ जिल एक कैफे में जाती है और वहाँ की स्टाफ पूछती है कि आप अक्सर किसी न किसी डेट के साथ आती हैं, लेकिन लगता है अभी तक आपको कोई ढंग का बॉयफ्रेंड नहीं मिला। और तभी पीछे बैठा एक आदमी इनकी बातें सुन रहा होता है। जिल भी कहती है हाँ आजकल बॉयफ्रेंड मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और फिर वो आदमी दोस्तों जिल से बात करने लग जाता है। असल में उसकी गर्लफ्रेंड है ना जो, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई, तो जिल भी उससे बातें करती है और वो तो सीधे पूछ लेता है कि क्यों ना हम दोनों डेट कर लें। पर जिल कहती है फिलहाल तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतने में उस आदमी की गर्लफ्रेंड आ जाती है दोस्तों, जिसको देखकर जिल आराम से गुड बाय कह के निकल जाती है। समझ जाती है ठरकी आदमी है ये, लेकिन वो जिल के पीछे आ जाता है और फिर कहता है कि आप मुझे डेट करोगी क्या। तो जिल कहता है क्या बदतमीज आदमी हो तुम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। तो वो कहता है कि अरे मुझे उससे ज्यादा आप पसंद हो। जिल यहाँ पे फिर मना कर देती है, तो वो कहता है कि मुझे लगता है आप कंफ्यूजन में हैं कि डेट करूं या ना करूं, है ना, सच बोल रहा हूं ना। आप एक काम करिए, घर जाइए, अच्छे से सोच के बताइए, लेकिन हाँ तब तक के लिए आप अपना नंबर मुझे दे सकती हैं। और जिल भी उसको अपना नंबर दे देती है। फिर वो एज यूजुअल इस आदमी के बारे में भी इजाबेल के नंबर पे वॉइस मेल कर देती है। मतलब जैसे वो पहले करती थी ना हर बात शेयर, ऐसे इस बार भी वो सारी बातें शेयर कर रही है। उसकी बातें सुनकर वहाँ वेस को बड़ा मजा आता है। वो समझता है कि शायद ये जो लड़की है ये अपनी बहन का नंबर समझ के इस पे ये वॉइस मेल कर रही है। तो वो तुरंत टेक्स्ट करता है कि आप प्लीज इस पे वॉइस मेल मत करिए, ये रॉन्ग नंबर है। पर इससे पहले वो मैसेज सेंड करता, उसका बॉस आ जाता है और उससे बातें करते हुए वैसे इस मैसेज के बारे में ही भूल जाता है और सेंड नहीं करता। दूसरी ओर स्कॉट बार बार जिल को डेट पे बुलाकर उसे परेशान करता है। और इसी बीच यहाँ दोस्तों हेड शेफ सभी से पूछता है कि ये डिश किसने बनाया, इसमें किसी का बाल है वैसे। और जब पता चलता है कि वो बाल एक बेकर का है, तो हेड शेफ तुरंत उस बेकर को काम से निकाल देता है। और ये सारी बातें जिल इजाबेल के नंबर पे फिर से वॉइस मेल करने लग जाती है। कहती है अगर उस बेकर की जगह मुझे मिल गई ना तो मैं अपना सपना पूरा कर दूंगी यार। और यहाँ वेस फिर इस मैसेज को सुनकर बड़े मजे लेता है और सोचता है कि ये तो अपनी लाइफ का हर पल हर बात अपनी बहन के साथ शेयर कर रही है। बेचारी जानती नहीं कि उसकी बहन का नंबर मेरे पास है। अब दोस्तों वो आदमी जिससे मतलब जिल कैफे में मिली थी, उसके साथ जिल डेट पे जाती है। उसका नाम वैसे मैडी है, जो कि एक डेटिंग पॉडकास्टर है। दोनों अपनी लाइफ के एम्बिशंस, अपनी विशेष ये सब शेयर कर रहे होते हैं और साथ ही शराब भी पीते हैं बढ़िया तरीके से। और नशे में जिल को मैडी पता नहीं क्यों लेकिन पसंद आ जाता है और देखते देखते दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं। लेकिन वो तो अच्छा हुआ, जिल खुद को थोड़ा संभालते हुए कहती है नहीं नहीं नहीं, ये बहुत जल्दी हो रहा है, गलत है, मैं ये नहीं कर सकती, कहकर वो मैडी को दफा कर देती है। और ये सारी चीजें जो अभी अभी हुई ये भी जिल वॉइस मेल में इजाबेल के नंबर पे भेज देती है। कहती है मुझे खुशी है कि ऐन वक्त पर मैंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो आज मैं दिक्कत हो जाती मुझे। पर तभी मैडी वापस आता है क्योंकि वो अपना वॉलेट भूल गया था। लेकिन इस बार जिल अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं दोस्तों। कमाल है यार। अगले दिन जिल कल रात हुई बात को फिर इजाबेल को वॉइस मेल के जरिए बता देती है। अब यहाँ उसका मेल सुनकर ना वेस बड़ी टेंशन में आ जाता है। मतलब उसको ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ इंटीमेट हो गई हो। सोचता है ये तुमने क्या किया, उस मैडी को भगा देना चाहिए था तुम्हें। फिर यहाँ वेस रियलाइज करता है कि अरे मैं तो जिल को जानता तक नहीं, फिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, अरे मैं क्यों इतनी फील कर रहा हूँ चीजें। फिर वो सोशल मीडिया में जिल को ढूंढ लेता है और उसकी फोटोज वगैरह देखता है और इस तरह वो जिल को धीरे धीरे पसंद करने लग जाता है। हालांकि वो जिल से कभी मिला भी नहीं आज तक और ना ही जिल उसके बारे में जानती है कि ये आदमी एग्जिस्ट भी करता है। दूसरी ओर जिल मैडी के साथ इंटीमेट होने के बाद उसके मैसेज का वेट करती है, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। मतलब दोस्तों उसे बस एक रात जिल के साथ बितानी थी, उसे जिल से कोई भी प्यार व्यार नहीं था। जिल बड़ी निराश हो जाती क्योंकि उसे मैडी पसंद था, वैसे उसे रियल में फीलिंग्स आ गई थी। अब यहाँ वैस के 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों डेट कर रहे हैं। वैस उन्हें बताता है कि जिल नाम की एक लड़की अपने बारे में ना मुझे सारी बातें बताती जा रही है, वो भी वॉइस मेल के जरिए। मतलब वो मेरे नंबर को अपनी बहन का नंबर समझकर मुझे वॉइस मेल भेज रही है। पर हाँ यार मजेदार बड़े हैं उसके वॉइस मेल।
मैंने उसकी फोटोज भी देखी थी, बहुत सुंदर है वो। तो उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि तेरे पास तो कोई भी लड़की 2 हफ्ते से ज्यादा टिकती नहीं, और तुम्हें लगता है कि जिस लड़की ने तुम्हें देखा तक नहीं उसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कन्विंस कर लोगे। भाई ये दिमाग से निकाल दो बात। फिर जिल उसको एज यूजुअल वॉइस मेल करती है कि उस मैडी ने मुझे धोखा दे दिया इजाबेल, अगर आज तुम जिंदा होती तो जरूर मुझे हिम्मत देती, पर मेरी बदकिस्मती है कि मैंने तुम्हें खो दिया, काश तुम जिंदा वापस रहती मेरे पास। अब यहाँ पर वैस जरा बाहर आकर जिल का वॉइस मेल सुनता है, तो वो अच्छे से मतलब उसको एनालाइज करता है और रियलाइज करता है कि जिल की बहन इजाबेल तो मर चुकी है और बेचारी अपनी मरी हुई बहन को इस तरह के वॉइस मेल भेजकर तसल्ली कर रही है। क्योंकि आज तक उसने दोस्तों जितने भी वॉइस मेल भेजे उसमें शायद उसने उसकी मौत का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज वाली वॉइस मेल में किया। तो तब जाकर यहाँ वैस को पता चल गया है कि ये तो मर चुकी है जिसका नंबर मेरे पास है। अब उसको जिल के लिए बहुत ही बुरा लगता है। वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि यार ऐसी ऐसी सीन है, उन्हें भी बड़ा दुख होता है। ये लोग भी जिल के दर्द को समझ पाते हैं और कहते हैं कि अब से तुम प्लीज यार उसका वॉइस मेल सुनना बंद कर दो, किसी और की पर्सनल बातें ठीक नहीं है सुनना। एक दिन की बात है, वेस का बॉस उसको सैन फ्रांसिस्को में किसी काम के सिलसिले में भेजने की बात करता है और वेस को बड़ी खुशी होती है क्योंकि जिल भी वहीं तो रहती है। वेस को लगता है कि इसी बहाने क्या पता वो मुझे मिल जाए। दूसरी ओर जिल फिर एक वॉइस मेल भेजती है कि मैं उस मैडी को ना सबक सिखा के रहूंगी, साला धोखेबाज। कल उसका एक लाइव शो है, उसमें जाकर मैं उसे एक्सपोज करूंगी। तो वॉइस मेल सुनकर वैस फैसला करता है कि अगर वो मैडी के इवेंट में जाएगा तो फिर तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे जिल को मिलने के। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो सिर्फ औरतें बैठी हुई हैं। वो भी हैरान होती हैं कि ये आदमी यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि जिल अपना हुलिया चेंज करके आई होती है। मैडी भी आता है और कुछ देर बाद ही वो ऑडियंस के सवालों का जवाब देने लग जाता है। तो जिल तो तुरंत उठकर उसे एक्सपोज कर देती है कि ये लड़कियों को इम्प्रेस करने जैसी बातें करता है, उन्हें डेट पे लेके जाता है, उनका इस्तेमाल करता है रात भर और फिर छोड़ देता है। इसीलिए ऐसे आदमियों से सावधान रहिए लेडीज, इस आदमी की बातें बिल्कुल मत सुनिए। ये सुनकर ऑडियंस जिल को चीयर करने लग जाती है। जिल बाहर आ जाती है तो वैस भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब दोस्तों जिल हमेशा जिस बेंच पे बैठा करती थी वहीं पर बैठकर वो फिर वॉइस मेल करती है कि मैं गोल्डन गेट ब्रिज के पास अपने यूजुअल स्पॉट पे बैठी एकदम रिलैक्स होकर ये वॉइस मेल कर रही हूँ। तुम्हें पता है मैंने मैडी का मुखौटा उतार दिया, वो भी सभी के सामने। अरे ये मर्द होते ही ऐसे हैं इजाबेल, एक नंबर के धोखेबाज। पर ना मुझे एक बहुत ही अच्छा सा बॉयफ्रेंड चाहिए। मुझे अक्सर लगता है कि मैं इस बेंच पे बैठी रहूंगी और तभी एक हैंडसम सा लड़का मेरे पास आकर बैठेगा, हमारे बीच प्यार भरी बातें होंगी और फिर हमें प्यार होगा, शादी होगी और फिर वो सब। उसकी बातें अभी भी वैस को पता चल रही हैं तो वो बहुत फनी लगती हैं उसको। अंधेरा होने लगता है और तब वैस जाकर जिल के पास बैठ जाता है और जिल एकदम से सरप्राइज कि अभी मैंने वॉइस मेल में कहा कि मेरे पास कोई लड़का आ जाए हैंडसम सा और तुम अचानक। लेकिन तभी वैस इस बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और वहाँ के नज़ारे के बारे में बात छेड़ देता है। धीरे धीरे दोनों आपस में इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर जिल कहती है कि आप यहाँ बैठकर नज़ारा एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। तो वैस उसको रोकते हुए कहने की कोशिश करता है कि आपके सारे वॉइस मेल्स मुझे मिल रहे हैं। मतलब ये सोचता है कि मैं कहूँ, लेकिन उससे कहा नहीं जाता, बल्कि वो ये कहता है कि मैं सैन फ्रांसिस्को में नया हूँ, क्या आप इस शहर के बारे में जानती है बढ़िया तरीके से। पर जिल ये कहकर जाने लग जाती है कि नहीं, मैं भी यहाँ पे नहीं हूँ। और तभी वैस पूछता है कि यहाँ पे टैकोस कहाँ मिलते हैं, मेरा फेवरेट फूड है वो। असल में दोस्तों इजाबेल का फेवरेट फूड टैकोस है और ये बात भी वैस को जिल के वॉइस मेल से पता चली पहले। अब जिल को भी इजाबेल का फेवरेट फूड खाने का बड़ा मन करता है और वो वैस को एक टैकोस रेस्टोरेंट में लेके जाती है। दोनों खाकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिल कहती है कि एक अजनबी के साथ इस तरह बैठकर बातें करने से मेरा जी जरा हल्का हो गया, थैंक्स। वैसे मेरी बहन को भी टैकोस पसंद था। और यहाँ पर वैस अब भी उसे कुछ नहीं बताता, मतलब बताने का मतलब ये कि मुझे सब पता है तुम्हारी बहन के बारे में। वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है जैसे कि वो पहली बार सुन रहा है। वो कहती है कि मेरी बहन अब नहीं रही, मैं उसे बहुत ही मिस करती हूँ। तो वो भी कहता है आई एम सॉरी, मैंने आपको आपकी बहन की याद दिला दी, लेकिन असल में टैकोस मेरा भी फेवरेट है। और क्योंकि दोस्तों वैस जिल के वॉइस मेल के जरिए जिल और इजाबेल के बारे में काफी कुछ जानता है, तो वो उसी हिसाब से बातें करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जिल को लगता है कि आज तक उसने कितने ही आदमियों को डेट किया है, लेकिन वैस जैसा केयरिंग कोई भी नहीं है। तो उसे वैस बड़ा पसंद आ जाता है। वो बताती है कि मैं एक ट्रेनी शेफ हूँ, टॉप शेफ प्रोग्राम तो आपने देखा ही होगा, उसी के हेड शेफ के नीचे मैं काम कर रही हूँ। वैस कहता है वो तो एकदम चिड़चिड़ा होता है, अरे कितना गंदा लगता है वो अपने शो पे। तो जिल कहती है अरे चिड़चिड़ा, अरे वो शो पे नहीं, रियल लाइफ में भी गुस्से वाला आदमी है, पर क्या करे हमारा हेड शेफ है। वैसे मैं एक अच्छी शेफ बनना चाहती हूँ और अपने रेस्टोरेंट अकेला चलाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है रेस्टोरेंट खोलने के लिए। वैस कहता है मेरी माँ भी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, वैसे उनका एक स्पेशल डिश था चिकन पॉट पाई। उस डिश को उनकी तरह लाजवाब और कोई बना ही नहीं पाता था, पर जब मैं छोटा था तो उनकी मौत हो गई। तो जिल कहती है अच्छा ये बात है क्या, तो क्या उस डिश की रेसिपी जानते हो तुम। वैस कहता है रेसिपी तो नहीं जानता, लेकिन उसका स्वाद आज भी मेरे माइंड में एकदम से फ्रेश है। वैसे मैं 2 हफ्तों के लिए यहाँ पर हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो 2 हफ्ते आप मेरे साथ आइए,
दोनों मिलकर इस शहर में मस्त घूमेंगे, अलग अलग जगह देखेंगे, एंजॉय करेंगे। जिल कहती है अभी तो मिले हम आज, अचानक से 2 हफ्ते की बात, मुझे ज्यादा लग रहा है। तो वैस कहता है मैं आपको डेट पे थोड़ी बुला रहा हूँ, मैं तो बस फ्रेंड्स के नाते बोल रहा हूँ। यहाँ जिल को भी वैस के साथ जाने में कुछ गलत नहीं लगता। शायद वैस ने जिल का विश्वास जीत लिया है दोस्तों, और वो हाँ कर देती है। दोनों साथ साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारते हैं। वैस तो जिल से बड़ा प्यार करता है, लेकिन जिल अब भी उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है। इसी बीच रेस्टोरेंट में जिल को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। हेड शेफ के नीचे सिर्फ 2 लड़कियां काम करती हैं, एक तो जिल है और दूसरी एक और ट्रेनी शेफ। उससे कोई गलती हो जाती है तो जिल कहती है कि उसे मैं सही कर सकती हूँ, लेकिन ये हेड शेफ है ना, ये ऐसा आदमी है जो औरतों की तरक्की देख नहीं पाता। वो जिल को कोई और मौका देना ही नहीं चाहता और हमेशा इन दोनों लड़कियों की इंसल्ट करता है कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। देखते देखते 2 हफ्ते निकल जाते हैं दोस्तों, और कल वैस वापस ऑस्टिन जाने वाला है। आज ये दोनों दूसरे टूरिस्ट्स के साथ बस में कोई और जगह देखने जा रहे होते हैं। अब इनका गाइड एक ट्रेनी मालूम होता है जो ज्यादा कुछ जानता नहीं है। वो इनको एंटरटेन करने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। फिर वो निराश होकर बीच में उतरकर भाग जाता है, और तब वैस माइक उठाकर बातें करता है और सभी को बताता है। इस ट्रिप के दौरान वैस सभी का फेवरेट बन जाता है, जिल का भी दोस्तों। वो उसे पसंद करने लगती है और अब उसे उदासी भी होती है कि कल वैस चला जाएगा, फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। ऐसे में वो अपने प्यार का इजहार कर देती है और फिर दोनों किस करते हैं। फिर जिल वैस को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। कहती है तुमने तो कहा था डेट नहीं करना, लेकिन आखिर हुआ तो वही। वैस भी हंस देता है। जिल फिर उसे कुछ डिशेस बना के देती है तो वो तो चौंक जाता है कि तुम तो कमाल की शेफ हो। अगर ऐसी टैलेंटेड शेफ की उस हेड शेफ को कदर नहीं है ना, तो उससे कहो वो भाड़ में जाए, हाँ बोल दो उसको। इस पर जिल हंस देती है और कहती ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए ना एक स्पेशल डिश बना के रखी हुई है, और वो स्पेशल डिश है चिकन पॉट पाई, जो वैस की माँ बनाया करती थी दोस्तों। वो उसे टेस्ट करते बिल्कुल इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जिल के हाथों में वही जादू है जो वैस की माँ के हाथों में था, और ये डिश बिल्कुल उसकी माँ की डिश की तरह टेस्ट करती है। और वैस को आ जाती है अपनी बचपन की याद। फिर दोनों किचन में इंटीमेट होने लगते हैं, पर वैस बहुत ही गिल्टी फील करता है कि जिल को सच बताए बिना उसके साथ क्लोज होना ठीक नहीं है। तो वो एक कमरे में जाकर खुद में हिम्मत जगाता है कि जिल को सच बता देना चाहिए। सोचता है कि अगर उसे सच बताए बिना उसके साथ इंटीमेट हुआ और फिर उसे पता चला तो वो तो टूट जाएगी, उसे लगेगा मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूँ। तो हिम्मत जुटाकर वो बाहर आता है, लेकिन जिल को लगता है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। इसलिए वो कहती है कि नहीं नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम ये बाद में भी कर सकते हैं आराम से, चलो थोड़ी देर टीवी देखते हैं। और टीवी देखते देखते जिल सो जाती है। वैस उसको संभाल कर उठा के लेके जाता है और उसे बेड पे सुलाकर खुद बाहर सोफे पे सो जाता है। आधी रात को दोस्तों जिल उठती है तो देखती है कि वैस सोफे पे सोया हुआ है। वो भी जाकर उसके पास सो जाती है। अगले दिन वैस को जाना होता है। जिल कहती पता है तुम्हें, तुम्हारे साथ 2 हफ्ते कैसे गुजरे पता ही नहीं चला, फिर कब मिलोगे वैसे? तो वैस कहता है कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी शादी है और शादी में तुम्हें भी आना है, कहकर वो चला जाता है। अगले दिन जब वैस अपने फ्रेंड्स को जिल के साथ बिताए हुए वक्त के बारे में बताता है, वो कहते हैं कि उसे सच ना बताकर तुमने ठीक नहीं किया, ये धोखे से कम नहीं है। अगर यार कल उससे पता चलेगा कि उसने अपनी बहन को जो पर्सनल वॉइस मेल्स भेजे थे, अपने इमोशंस भेजे थे, वो तुम्हारे साथ शेयर कर रही थी वो, तो सोचो उस पर क्या बीतेगी, वो तो टूट जाएगी। वैस कहता है कि मैंने तो यार कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अब उसके दोस्त कहते हैं कि देख भाई, वो पहले से सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और तुम ये सच छुपाकर उसको दूसरा सदमा मत देना। तो वैस कहता है कि जब सही वक्त आएगा तो देख लूंगा यार, बता दूंगा। अगले सीन में वैस के उन 2 फ्रेंड्स की शादी होती है। जिल भी शादी में शामिल होती है। सभी मिलकर खाते हैं और फिर वो ड्रिंक करने लगते हैं। जिल को थोड़ा सा ठंड लगती है तो वैस अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है और कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। वैस के फ्रेंड्स जिल से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं दोस्तों। जिल आज बड़ी खुश है और वो अपनी हर खुशी और हर गम अगर किसी के साथ शेयर करती है तो वो है उसकी बहन इजाबेल। तो जिल फिर एक बार इजाबेल के नंबर को कॉल करके वॉइस मेल भेजने की कोशिश करती है, तो देखती है कि वैस के कोट में फोन रिंग कर रहा है और वो देख लेती है कि उसका कॉल वैस के फोन पे बज रहा है। एकदम से उसको ऐसा शॉक होता है क्या बोले, उसके चेहरे पे ये रिएक्शन देखकर दूर से वैस को रियलाइज हो जाता है कि बस काम हो गया। तुरंत भागा चलाता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जिल तो समझ चुकी थी कि आज तक वो जो भी अपने इमोशंस, थॉट्स, विचार वगैरह शेयर कर रही थी वो सब वैस को कर रही थी, अपनी बहन को नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको पता चल गया नंबर इसके पास है। उसे ये भी लगता है कि वैस का जो भी था प्यार वाला वो नाटक था और कुछ नहीं। वो कह देती है कि तुम्हारा मुझसे मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि तुम सब जानबूझ के मुझसे एक अजनबी की तरह मिले। तुमने मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया सच में, और मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया। मुझे मर्दों से नफरत थी, इसलिए मैं किसी के साथ डेट पे नहीं जाती थी, पर तुम्हारे साथ मुझे थोड़ा सा अपनापन महसूस हुआ। लेकिन अब समझ में आया कि तुम और दूसरे जितने भी मर्द हैं सब एक जैसे ही हैं। अरे तुम भी सभी की तरह धोखेबाज निकले। मुझे लगा कि अपनी बहन के नंबर पे वॉइस मेल भेजकर मेरे दिल को शांति मिलेगी कि वो अभी भी मेरे साथ है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो सब तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही थी, वो सारी बातें तो तुम सुन रहे थे, और अब मुझे लग रहा है कि वो दोबारा मुझे छोड़कर चली गई है। प्लीज आइंदा मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना, आई हेट यू, कहकर जिल गुस्से में चली जाती है और सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाती है। और यहाँ पर एक बार फिर
इमोशनली उसको धक्का लग जाता है। जिल ने अब तक जो इजाबेल को वॉइस मेल्स भेजे थे वो उसके फ़ोन से डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि जिल के फ़ोन में वायरस अटैक हो गया था। बेचारी बहुत ही ज़्यादा रोती है, क्योंकि इन वॉइस मेल्स के सहारे वो जी रही थी और अपनी बहन को अपने करीब पाती थी। वो कुछ हफ्ते के बाद का सीन दिखाते हैं। असल में इनके रेस्टोरेंट से एक बेकर को नौकरी से निकाल दिया गया था और उस पोजीशन को पाने के लिए जिल, दूसरी शेफ एल्जा और स्कॉट के बीच एक कंपटीशन रखा जाता है। स्कॉट जिल पे गुस्सा है क्योंकि जिल उसके साथ डेट पे नहीं गई। हेड शेफ 20 मिनट का टाइम देता है और इस टाइम में इनको कुक करना है और बेस्ट डेजर्ट जो बनाएगा उसे बेकर की पोजीशन दी जाएगी। जिल को एक डेजर्ट याद आता है जो बचपन में जिल और इजाबेल ने क्रिएट किया था। वो काफी सिंपल डेजर्ट था लेकिन उसका टेस्ट लाजवाब होता है। तो जिल वही डिश बनाने का फैसला करती है और इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए फ्रीजर रूम में जाती है। तो स्कॉट जानबूझ के उससे टकराता है और डिश का एक जरूरी इंग्रेडिएंट जिल पे गिर जाता है। पर जिल हंसती है और मन ही मन ठान लेती है कि आज तो तुम्हें मैं हरा कर ही रहूंगी। फिर जिल जी जान से दोस्तों अपना पूरा टैलेंट लगाकर वो डेजर्ट बनाती है। 20 मिनट हो जाते हैं और तब हेड शेफ इनके डिशेस को टेस्ट करता है। एल्जा ने तो बहुत ही अच्छा बनाया होता है, लेकिन हेड शेफ कोई कमेंट नहीं देता और स्कॉट के पास जाता है। उसका डिश दिखने में उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हेड शेफ कहता है कि इसका टेस्ट बढ़िया है। आखिर में वो जिल का डेजर्ट टेस्ट करता है। जिल ने प्लेटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की होती है और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। लेकिन पता है क्या, हेड शेफ ना उसे टेस्ट करके कहता है तुम्हारा भी अच्छा है, लेकिन इस कंपटीशन का विनर स्कॉट है। और सबको पता है दोस्तों, ये आदमी ऐसा है कि जो औरतों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। इसे लगता है कि औरत मर्द से बेहतर कभी हो ही नहीं सकती। तो जिल को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो ठहाका मार के हंसती है। फिर हेड शेफ पे चिल्लाती भी है कि यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है क्या, कहकर वो स्कॉट का डिश निकालती है, जो कि ना ठीक से पका है और ना ही उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। एकदम पानी की तरह होता है डेजर्ट। फिर भी उस डिश को बनाने वाले स्कॉट को हेड शेफ ने विनर घोषित कर दिया। इस बात का वहां पे प्रोटेस्ट होता है। जिल कहती है कि तुम किस जमाने में जी रहे हो शेफ, औरत के प्रति ऐसी घटिया एटीट्यूड और सोच रखने वाले तुम शेफ प्रोग्राम के जज होने के लायक ही नहीं हो। अरे बंद कर दो प्रोग्राम। मुझे लगा यहाँ मेरे टैलेंट की कद्र होगी, लेकिन नहीं, तुम तो एक मेल शोविनिस्ट हो। औरत को हमेशा अपने पैरों तले दबाकर उससे काम करवाना चाहते हो। अरे अगर मुझे ऐसा पहले पता होता ना तो मैं किसी और अच्छे शेफ के पास काम करने चली जाती। जब तक यहाँ रहूंगी करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं जा रही हूँ और अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू करके दिखाऊंगी। देखो तुम में से जो भी मेरे साथ आना चाहते हैं आ सकते हैं। लेकिन वहां से कोई नहीं हिलता। जिल बाहर चली जाती है। आज उसका बर्थडे है और आज वो घर पे अकेली एक बन के ऊपर कैंडल रख के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। तब डोरबेल बजती है। जिल के पेरेंट्स आए होते हैं, जिनको देखकर जिल की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो एक्चुअली गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। बचपन में जिल और इजाबेल ने मिलकर गैराज में एक बोर्ड बनाया था जिस पर दोनों के नाम लिखे होते हैं, जिल एंड इजी। वो कहते हैं कि एक और गिफ्ट भी है तुम्हारे लिए। तो वो जिल को एक चेक देते हैं। कहते हैं ये हमने इजाबेल की कॉलेज की पढ़ाई के लिए जमा करके रखा हुआ था, अब इसे तुम रख लो। तुमने नौकरी छोड़ दी, अच्छा किया। इस रकम से अपना छोटा सा कैफे या रेस्टोरेंट खोल लो। तो जिल उन पैसों से एक फूड ट्रक शुरू करती है अपने और अपनी बहन के नाम पे, जिल एंड इजी। लेकिन पहले दिन बरसात होने लगती है और तो और नाम के वास्ते भी कोई कस्टमर नजर नहीं आता। बड़ी मुश्किल से दिन के अंत में कस्टमर अपनी बेटी के साथ आता है और एक डिश ऑर्डर करता है। लेकिन जैसे जिल ओवन ऑन करती है, शॉर्ट सर्किट होकर बोर्ड फट जाता है। जैसे तैसे यार, ये पहला दिन खराब होता है। जिल आग बुझा देती है, कस्टमर भी चला जाता है। फिर जिल रोने लग जाती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तब एल्जा आती है और जिल को हिम्मत देती है कि किस्मत को दोष देना बंद करो और प्रैक्टिकली सोचो। पहले तो हमें इस सर्किट बोर्ड को ठीक करना होगा और वायरिंग भी सही तरीके से करनी होगी। वैसे तुम्हें इस जगह पे दुकान लगाने को कहा किसने, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। पहले तो हमें जगह बदलनी होगी और फिर अपने बिजनेस की एक ग्रैंड ओपनिंग भी करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आज ये सुनकर जिल की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसके साथ अब एल्जा है। एल्जा कहती हाँ, उस दिन तुम्ही ने तो कहा था कि जो भी तुम्हारे साथ आना चाहता है आ सकता है, तुम आ गई। उस हेड शेफ की नौकरी मैंने छोड़ दी। फिर क्या था दोस्तों, दोनों मिलकर अपने फूड ट्रक बिजनेस की जगह बदलती हैं और म्यूजिक एंड डांस के साथ एक ग्रैंड ओपनिंग करती हैं। बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लग जाता है। कुछ दिन के बाद क्रिसमस भी है, तो जिल कुछ दिन के लिए अपनी दुकान बंद करके अपने पेरेंट्स के पास जा रही होती है। एक्चुअली जिल बहुत समय के बाद अब पीसफुल लाइफ जी रही है। दूसरी ओर वैस जिल को बहुत ही मिस कर रहा होता है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुमने जिल से बात की क्या, तो वैस कहता है नहीं, कि हिम्मत ही नहीं हो रही। जब से उसको सच पता चला है वो मुझसे गुस्सा होकर चली गई। मैं किस मुंह से उसे कॉल करूं। लेकिन हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे उसे फॉलो कर रहा हूँ। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक फूड ट्रक शुरू किया है। उसने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली हुई है कि उसका वो बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है। मुझे उसके लिए बड़ी खुशी फील हो रही है, लेकिन उसे कॉल करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही और वो शायद मुझे कभी माफ भी ना करे। पर वेस की फ्रेंड कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, सुनो जरा। जिल ने अपनी एक स्टोरी में मेंशन किया था कि वायरस अटैक की वजह से उसके फोन पर जो भी डेटा था चला गया। उसकी बहन के भेजे गए वॉइस मेल्स डिलीट हो गए हैं। अगर कोई उन वॉइस मेल्स को उसे दे सकता है तो वो तुम हो, और अगर तुमने दे दिया तो खुशी होगी। तुम्हारा दोस्त तो हैकर है ना, उससे कहकर अगर तुम कैसे भी जिल के वो वॉइस मेल्स लौटा दो तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी और शायद तुम्हें तुम्हारा प्यार भी वापस मिल जाएगा।
अगले सीन में वैस अपने हैकर फ्रेंड को इस बारे में बताता है तो वो तो कहता है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, टेलीकॉम सर्वर को हैक करना उतना आसान नहीं होता, ऊपर से ये लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन वैस के बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर वो रिस्क लेने को तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं ये काम करूंगा। अगले सीन में वैस जिल को कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर वैस जिल को वॉइस मेल करता है कि अब मैं इजाबेल का वो नंबर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी कंपनी से दूसरा फोन नंबर ले लिया है, लेकिन इजाबेल के नंबर के लिए मैंने अगले 1 महीने का पेमेंट कर दिया है, इसलिए वो नंबर किसी और को नहीं मिलेगा। तुम उस नंबर पर पहले की तरह वॉइस मेल्स भेज सकोगी, लेकिन अब उसको कोई सुन नहीं सकेगा, इसलिए तुम अगले 1 महीने के लिए उसे जितने वॉइस मेल्स भेजो भेज सकती हो। एक और बात है जो मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा, मुझे माफ कर दो यार प्लीज, तुमसे बात किए बगैर रहा नहीं जा रहा मुझसे, तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर कहकर वो जल्दी में वॉइस मेल भेज देता है। और वहाँ जिल अपने पेरेंट्स के साथ इस वॉइस मेल को सुनती है। वो तो हंसते हैं, कहते हैं कि ओहो लड़का बहुत ही अच्छा मालूम होता है, तुम्हारी कितनी केयर कर रहा है, तुम अपनी जिद छोड़ दो और उसे माफ कर दो बेटी, उससे बात करो और आगे बढ़ाओ बात को। दूसरी ओर वैस की फ्रेंड्स भी उसे जिल से बात करने के लिए एनकरेज करते हैं, कहते हैं कि यार यहाँ बैठे बैठे काम नहीं होगा, तुमने प्यार किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया, जाओ जाकर उससे मिलो, हमें लगता है वो भी तुम्हें मिस कर रही होगी, जाओ। तो वैस जिल से मिलने का फैसला कर लेता है। इस बीच जिल के फोन नंबर पर वो सारे वॉइस मेल्स लौट आते हैं जो कि उसने इजाबेल के नंबर पे भेजे थे। मतलब वैस के उस हैकर ने टेलीकॉम सर्वर हैक करके वो सारी चीजें बढ़िया तरीके से वापस कर दी। जिल की आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाते हैं, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बहन इजाबेल वापस आ गई हो। वो उन वॉइस मेल्स को सुनकर पुरानी बातों को याद करके बहुत ही ज्यादा रोती है। और इस बीच वैस उस कैफे के काफी पास पहुंच जाता है जहां जिल अक्सर जाया करती थी। वैस को यकीन है कि जिल यहीं पर होगी, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस जाता है। गाड़ी से उतरकर उस कैफे की ओर भागा चला आता है और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था जिल वहीं पर बैठकर खा रही होती है। वैस को देखकर जिल की भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। वैस जाकर सीधे उससे माफी मांगता है और जिल समझ आती है कि वैस की बदौलत ही मेरे वॉइस मेल्स मुझे वापस मिले। वैस कहता है कि यार माफ कर दो ना जिल, दूसरों की तरह तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था, बल्कि तुमसे सच्चा प्यार किया था। तुम्हारे उन वॉइस मेल्स के जरिए ही मुझे तुम्हें समझने का मौका मिला था और तुम्हें देखने से पहले मुझे तुमसे प्यार होने लग गया था। अब तो जिल भी समझ सकती है कि अगर वैस उसका इस्तेमाल ही करना चाहता तो उस दिन वो जिल के साथ इंटीमेट हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। अगर वैस का गलत इरादा होता तो वो जिल का इतना इंतजार नहीं करता और ना ही उसकी फीलिंग्स को समझकर उसकी बहन को भेजे हुए वॉइस मेल्स को दोबारा हैकर से सही करवाता। और तो और दोस्तों, जिल भी वैस को बहुत मिस कर रही थी, वो भी वैस से प्यार करती है। वैस कहता है कि अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, आई लव यू यार कहकर वो जिल को किस करता है और इस तरह दोनों एक हो जाते हैं। अगले सीन में जिल सैन फ्रांसिस्को में अपने फूड ट्रक में काम कर रही होती है। दूर से वैस उसे इशारा करके बुलाता है। जिल एल्सा से कहती है कि तुम कुछ देर संभाल लो ना, मैं अभी आई कहकर जिल बाहर आती है और वैस अपना फोन उठाकर इजाबेल के नंबर को कॉल करके कहता है कि इजाबेल मैं हूँ वैस, तुमसे पहली बार मेरी बात हो रही है। दोस्तों, जिस तरह जिल इजाबेल से बात किया करती थी, उसे वॉइस मेल भेजती थी, वैस भी इजाबेल के नंबर पे वॉइस मेल भेजता है। कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम्हारी दीदी ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, पता है तुम्हें, और शादी करना चाहते हैं। हमें तुम्हारी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। तुम्हारी दीदी जितने अच्छे वॉइस मेल्स भेजती है शायद मैं उतने अच्छे ना भेज पाऊँ इंटरेस्टिंग, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। तभी जिल भी इजाबेल के नंबर पे वॉइस मेल करती है, कहती है कि ये तुम्हें मेरा आखिरी वॉइस मेल होगा इजाबेल, इसके बाद मैं तुम्हें कोई वॉइस मेल नहीं भेजूंगी और मूव ऑन करने की कोशिश करूंगी। पर मुझे उम्मीद है कि तुम जहां भी रहोगी मुझे देख रही होंगी और मुझे देखकर खुश जरूर होंगी। मैं वैसे प्यार करती हूँ और जल्दी हम शादी कर लेंगे। और तब इत्तेफाक से वहाँ एक सॉन्ग प्ले होता है जो बचपन में जिल और इजाबेल का फेवरेट था। जिल को लगता है कि जैसे कि इजाबेल खुद उनकी शादी के लिए सहमति दे रही हो और उन्हें ब्लेस कर रही हो। वो अपना फोन लेकर वहां पर जाती है और उस म्यूजिक के हिसाब से डांस करने लगती है। जिस तरह बचपन में जिल इजाबेल को इस तरह के सेलिब्रेशन की लाइव रिकॉर्डिंग सुनाती थी, उसी तरह आज भी वो इजाबेल को यहाँ के सेलिब्रेशन के बारे में वॉइस मेल करती है और आखिरी में बाय बोलकर कॉल काट देती है। जिल इमोशनल तो बहुत होती है दोस्तों। तब वैस उसको देखता है और उसके पास आकर उसको दिलासा देता है। दोनों स्माइल करते हैं और इसी के साथ बड़ी प्यारी मूवी ये खत्म होती है दोस्तों। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।